कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। यकीनन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मेरे ख्याल में किसी एशियन कंट्रीज में से जब ये चीज होती है तो बेशक एज ए पाकिस्तानी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि यार मेरा एशियन मुल्क है, मेरा नेबरिंग कंट्री है। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें मादरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त। वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं एम्बेसडर हाई, इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। उन्होंने अपने वो कौमी हीरो हैं जो अब्दुल कलाम आजाद साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया हमारी नेशन ने। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 और आदित्य L1 लॉन्च किया, इसके बाद भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग की तो बाढ़ ही आ गई। भारत ने लेटेस्ट में लगभग 36 हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और इस लॉन्चिंग से भारत ने एक झटके में, बोले तो इसरो ने एक झटके में 1000 करोड़ कमाए हैं। दोस्तों, लगभग सारी कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स भारत से अब लॉन्च करवाना चाहती है क्योंकि भारत बहुत ही लो कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर लेता है। अगर PSLV की बात करें, लगभग का 72 आवर्स में ये रेडी हो जाता है। तो भारत का जो अनुसंधान क्षेत्र है यह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में, भारत के ग्रोथ के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। काफी एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। यकीनन एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मेरे ख्याल में किसी एशियन कंट्रीज में से जब ये चीज होती है तो बेशक एज ए पाकिस्तानी मुझे मतलब अच्छा लगता है कि यार मेरा एशियन मुल्क है, मेरा नेबरिंग कंट्री है। कहीं ना कहीं आज ना सही 10 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है कि हम इस टेक्नोलॉजी से और इन चीजों से फायदा उठा सके। आज हो सकता है ना हमें ये चीजें वो लगे। एक तो ये टेस्ट के हवाले से मैंने, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पता नहीं एक टेस्ट से पता नहीं कितने $100 मिलियन का जो है वो अर्निंग हो रही है। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर वो मिसाइल वाले इशू पे जाता। हाँ फखर भाई, ये इसरो का हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है अब तक का। इसमें 36 बड़े सैटेलाइट लॉन्च किए गए और 104 का रिकॉर्ड भी, पर वो छोटे सैटेलाइट थे। बड़े सैटेलाइट सबसे हेवीएस्ट व्हीकल है और जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आई एम नॉट वेरी राइट, या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ की कमाई हुई इसमें। आई थिंक 1000 करोड़, इफ आई एम राइट। ये लॉन्च हैज गिवन इसरो अ रेवेन्यू ऑफ 1000 करोड़ या प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। दिस व्हाट दिस लॉन्च इज अबाउट। और ये $multi-billion मार्केट है, जिसे मैंने आपके लास्ट शो में एक बार कहा। आपने बिल्कुल बताया। तो हम इसमें अब एंटर कर चुके। पहले ये स्पेस वाज डोमिनेटेड बाय आर्यन स्पेस जो फ्रांस है, और अब हम यहाँ से उनसे सस्ते कॉस्ट में लॉन्च कर लेते हैं, उनसे ज्यादा लॉन्च कर लेते हैं। और जो हमारा PSLV है, PSLV को तो हम 70 घंटों में तैयार कर देते हैं लॉन्च के लिए, पर वो इतने सारे सैटेलाइट नहीं ले पाता। तो 36 सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करना और कॉस्ट पे लॉन्च करना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और हम इसमें आ रहे हैं। और हाईएस्ट जो लॉन्च व्हीकल था वो हमने लगाया एंड आई थिंक इट हैज गिवन अस अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ पर। जबरदस्त।
नो डाउट, क्योंकि मैं आजकल ये सैटेलाइट इंटरनेट और इसके हवाले से पढ़ रहा हूँ, सुना है कि वन वेब और स्टारलिंक आपस में है, लेकिन कल मित्तल साहब का मैं पढ़ रहा था कि शायद इंडिया भी इस तरह की कोई चीज शुरू करने वाला है, इस तरह का इंटरनेट अपना उन्होंने, जिस तरह वन वेब और स्टारलिंक है उसके मुकाबले का, और वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सस्ता होगा, वो सारे इंडियंस अफोर्ड कर सकते होंगे, क्योंकि $2.5 वो बता रहे थे कि पर मंथ एक का एक्सपेंडिचर आता है, नॉर्मल एवरेज अगर एक्सपेंडिचर अगर हम मोबाइल इंटरनेट की बात करें एक सिंगल इंडियन की, तो $2.5 से $3 का आता है। तो वो ये बता रहे थे कि मैं उनका एक गार्डियन पे कहीं उनका एक स्टोरी उनकी पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये बोला है कि हम इस तरह का इंटरनेट और ये इस तरह की चीज लॉन्च करेंगे कि लोगों की अफोर्डनेस में हो, लोगों के जेब पे भारी ना पड़े, तो यकीनन एक बहुत बड़ी चीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया वाला है, ये भारत जो है, अगर आप जिसमें शुरू में इंट्रो में कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग मैन है इस वक्त, वो इंडियन हाई कमिश्नर, वो जो कनाडा वाले हाई को बुलाते हैं, एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो अमेरिका से नाराज हैं, वो इंग्लैंड से नाराज हैं, ये इंडिया में आप क्या देख रहे हैं? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा मजबूत होते आपको नजर आ रहे हैं? और ये जो बरतानिया और अमेरिका और जो कनाडा को वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो वियना कन्वेंशन का ख्याल करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमारे जो लोग हैं उनका ख्याल करें, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? और इससे आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत होने जा रही है? ये मैं करना चाह रहा था, वो आजकल जो खालिस्तान का सिलसिला जो बन रहा है उसमें चीमा साहब यहाँ पे खासकर जहां में हम बैठे हैं इस वक्त सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी कल एक प्रोटेस्ट हुआ फिर दोबारा, जिसमें वहां पे एक हमारे दोस्त ही थे जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ वो उन्होंने गलत जबान इस्तेमाल की और उनको वहां डराया धमकाया भी और उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया। मैं उसको डेफिनेटली आई कंडेम देम, बल्कि खासकर आप जब इन मुल्कों में रहते हैं, सिविलाइज कंट्री है, आप प्रोटेस्ट करने का हक रखते हैं, लेकिन सिविलाइज मैनर। ये जरूरी नहीं है कि आप गिराओ जलाओ और जहां जाए वो दंगा मुश्ती अच्छा नहीं लगता। और खासकर इसमें ये है बड़ी, जो मैं एक दूसरी चीज नोट की है, मैंने लंदन में भी नोट किया, जब वो हमारे एक सिख भाई जब चढ़ गए झंडा लेके, झंडा चेंज करने के लिए, वो भी गलत किया उन्होंने। लेकिन ये मैं बताऊं, ये बड़ी थिन माइनॉरिटी है, इसमें कोई ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने डीसी के सामने भी देखा है, वैसी भारतीय एम्बेसी के सामने ज्यादा 20-25 लोग होंगे, इंग्लैंड में भी हुआ तो 20-25 लोग थे, तो सैन फ्रांसिस्को में भी इतने ही लोग थे। लेकिन इसको ये लगा लेना कि सारे सिख शायद अब निकल आए हैं बाहर और ये कर रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। ज्यादातर पढ़े लिखे मैंने देखा है कि जो सिख बरादरी के हमारे भाई हैं, दे आर वेरी लॉयल टू इंडिया, दे आर वेरी पैट्रियोटिक टू इंडिया। दिस इज नॉट फेयर कि उनको सबको एक तराजू के साथ देखा जाए। ये बिल्कुल ज्यादती हुई है, मैं कंडेम करूंगा इस चीज को, नहीं होना चाहिए था इस। और बल्कि ये एक बात जरूर है कि जब एक भी बंदा कोई ऐसी चीज करता है तो पूरी कौम पर असर पड़ता है उसका। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इज्तनाब करना चाहिए, सिविलाइज मैनर में रहना चाहिए। बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वॉशिंगटन डीसी के सामने एक हमारे सिख भाई की तरफ से ज्यादती की गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको जो है, जैसे आपने कहा कि सिविलाइज तरीके से अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, और ये कहना कि ये जो ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क के नीचे रह रहे हैं और फिर वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट गेम माहौल बनाना चाहिए, मूवमेंट चलाना चाहिए, मेरा ख्याल है ये कोई ना तो मुमकिन है ना ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की पूरी विवेचना सुनी और उनके व्यूज भी देखे। अवाम ने भी भारत के बारे में क्या कहा, आपने समझ लिया होगा कि भारत किस तरह से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में बहुत ग्रोथ आ रही है। लगातार भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उभरता हुआ दिख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भारत ने काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में तो भारत अव्वल दिख रहा है। भारत अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाल ही में आपने ब्रह्मोस को देखा, ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट किया गया। साथ ही साथ अभी नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बेंगलुरु के एयरबेस से तेजस में उड़े थे, और नरेंद्र मोदी जी के इस कारनामे के बाद दुनिया के देश अभी भारत के सामने खड़े हैं कि हमें भी तेजस दो। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने लगातार मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में भी बहुत ग्रोथ आ रही है। और रक्षा अनुसंधान क्षेत्र एक $multi-billion इंडस्ट्री है जहां पे भारत ने कदम रख दिया है।
भारत ने अभी तक 104 छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जो कि बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन जो हैवी सैटेलाइट 36 अभी लॉन्च किए हैं, उसमें लगभग 1000 करोड़ का सरकार को बोले तो इसरो को फायदा हुआ है। तो इसरो भी लगातार ग्रो कर रहा है। इस तरह से इसरो ग्रो किया है नरेंद्र मोदी कार्यकाल में, तो ऐसा लगता है कि आने वाले अगर 5 साल और मिल जाए तो इसरो पूरी दुनिया में रक्षा अनुसंधान क्षेत्र का बोलबाला कर देगा भारत का। तो भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सीने में सांप क्यों लौट रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम अभी भी नहीं मानती कि वो भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन जो पढ़ी लिखी अवाम है, पढ़े लिखे यूथ हैं, वो जरूर समझते हैं कि भारत में ग्रोथ हो रही है। कई पाकिस्तानी हैं जो भारत घूमने आते हैं और भारत की तरक्की देखकर वो चौंक जाते हैं कि हम कहीं यूरोप में तो नहीं आ गए। तो लगातार ग्रोथ तो बनती है, लेकिन कहीं भारत इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फॉल्ट जरूर देखने को मिलता है। पूरी तरीके से परफेक्ट तो कोई नहीं होता। इवन अगर आप अमेरिका की बात करें, डेवलप्ड कंट्री है, तो अमेरिका में भी गरीब लोग रहते हैं। अमेरिका की सड़कें भी कहीं ना कहीं बदहाल जरूर है। अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है। लेकिन इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल के मिडिल क्लास में डाला है। बोले तो उनको लगातार जिस तरह से सपोर्ट किया है, वो अब मिडिल क्लास में आ चुके हैं और मिडिल क्लास ही आगे चलकर एक एलीट क्लास, एक रिच क्लास में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भारत में जो फोकस किया जा रहा है स्किल एजुकेशन के ऊपर, अगर पाकिस्तान को भी स्किल एजुकेशन मिल जाए तो वो भी ग्रो कर जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी विचार हो कमेंट में साझा कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।